लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह मेन टॉपिक क्या होगा, दो तरह का टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक क्या होता है कि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस बेहोश अवस्था में आया, कोमा में आया, बेहोश कोमा है या बेहोश पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है कि वह पेशेंट जो है मर गया है, डेड हो चुका है कि कोमा में है। इसको डिफ्रेंशिएट करके हम पेशेंट को एक सही इलाज की दिशा में प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी कि पेशेंट का जो डेथ हो गया है, यानी उसका क्लिनिकल डेथ हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा पेशेंट का क्लिनिकल डेथ हो चुका है और किस तरह के पेशेंट का कोमा में है या शॉक में चला गया है या अनकॉन्शियस है। यह जानना जरूरी है क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास 2 से 4 मिनट ही है जिसके द्वारा अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो उनका सही इलाज और इलाज उपलब्ध करा सकते हैं और पेशेंट की जान बचा सकते हैं। यदि मानते हैं कोई पेशेंट क्लिनिकल डेथ हो चुका है और उसको हम कोमा वाले पेशेंट्स को समझ के अस्पताल में शिफ्ट करते हैं और उसके पीरियड में उसका जो ड्यूरेशन लेट होगा उसमें पेशेंट की जान चली जाएगी। यदि हम वहीं पर डायग्नोस कर लेते हैं कि वह पेशेंट क्लिनिकल डेथ हो चुका है विद इन 1 to 2 मिनट्स, तो उसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट CPR के द्वारा उसको हम ला सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है। दूसरा कि ब्रीथिंग डिफिकल्टीज जो होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने की तकलीफ किस किस बीमारी में होती है, कैसे समझेंगे कि सांस, जैसे हम कल बताए थे कि एब्डोमिनल पेन होता है वह सीरियस है, इमरजेंसी है या हल्का फुल्का है, या फिर शॉर्टनेस ब्रेथ है, तो इसको हम लोग भी डिसाइड करेंगे, इसको डायग्नोस करेंगे कि वह शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो हो रहा है वह इमरजेंसी कंडीशन है या कि नेचुरल कंडीशन है। एक बार फिर हम बता रहे हैं कि जो हम लोग का एक प्रोग्राम चल रहा है आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम, जो इसका मुख्य मोटिवेशन क्या है कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वह मेडिकल से रिलेटेड हो या नॉन मेडिकल हो, सबको यह बात जानकारी देना कि हेल्थ सेक्टर में क्या क्या सुविधा हो सकती है, अपना हेल्थ का ख्याल कैसे रखेंगे, बीमारी का डायग्नोस कैसे करेंगे, छोटा मोटा बीमारी से हम कैसे समझ सकते हैं कि वह बीमारी सीरियस है या हल्का फुल्का है, उसका इलाज किस तरह के इलाज की आवश्यकता है, इमरजेंसी को समझने में सहायता मिलेगा जिससे सही समय पे हम मरीज की जान बचा सकते हैं। यही हम लोग का उद्देश्य है। जो हम लोग का आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो हम लोग का एक कैंपिंग प्रोग्राम चल रहा है या फिर हेल्थ के प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत हम लोग ये मतलब कि चैनल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप इमरजेंसी पेशेंट और बेसिक पेशेंट को डायग्नोस कर सकें, उसको अच्छा से अच्छा हेल्थ सेक्टर प्रोवाइड कर सके, जितने लोगों की जान बचा सकते हैं इसके दिशा में काम करें। क्योंकि हम बीमारी को समझेंगे तो सही समय पर इलाज कराएंगे और सही उसका उपचार हो सकेगा। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है या कोमा में आया हुआ है तो क्या हो चुका है, वह पेशेंट क्लिनिकल डेथ का है या फिर कोमा का है। यह दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दोनों को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम 2 भाग में पेशेंट को बांट दिए। यदि कोई पेशेंट हमारे पास एकाएक गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, कोमा में चला जाता है, बोल सुन नहीं रहा है, तो उसको हम लोग कैसे समझें कि वह क्लिनिकल डेथ पेशेंट है या कोमा का पेशेंट है। तो क्लिनिकल डेथ पेशेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पेशेंट को देखेंगे कि उसका जो है हार्ट रेट काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखेंगे, हार्ट रेट काम कर रहा है कि नहीं, ब्रीथिंग काम कर रहा है कि नहीं, सांस काम कर रहा है कि नहीं, और उसका ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन एक्शन क्या काम कर रहा है कि नहीं। यदि तीनों में ना हमको हार्ट रेट का फाइंडिंग मिलता है, ना उसके रिस्पिरेशन का फाइंडिंग मिलता है, ना ब्रेन एक्टिविटी मिल रहा है, तो यानी कि वह पेशेंट क्लिनिकल डेथ हो चुका है और उसको इमीडिएटली CPR बेसिक लाइफ सपोर्ट की जरूरत है। उसको इमीडिएटली CPR देकर पेशेंट को स्टेबल करना है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उसको हॉस्पिटल की तरफ रेफर करना है। यदि पेशेंट, दूसरा तरह का पेशेंट जो कोमा में है, या वह कोमा किसी के चलते हो सकता है, स्ट्रोक के चलते हो सकता है, या शुगर का वैल्यू कम हो जाता है। कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट को क्या होता है कि शुगर लेवल कम हो जाने से पेशेंट बेहोश हो जाएगा, डिहाइड्रेशन के चलते पेशेंट बेहोश हो जाएगा, या किसी भी शॉक के चलते पेशेंट बेहोश हो जाएगा, या किसी भी इमरजेंसी में हाइपरटेंशन डेवलप होने के कारण स्ट्रोक जब आएगा ब्रेन में तो पेशेंट अनकॉन्शियस और बेहोश हो जाएगा यानी कोमा में चला जाएगा। तो उसमें हम क्या देखेंगे, यदि पेशेंट जो है, पेशेंट को यदि हम पेनफुल कोई मतलब कि साइन करते हैं, जैसे उसका कहीं प्रिक करते हैं, कहीं हलाते हैं, कहीं पेशेंट से पूछते हैं, चूटी काटते हैं, यदि पेशेंट उस पर कुछ रिस्पॉन्स, हाथ पैर हिला रहा है, यानी कि उसका ब्रेन एक्टिव है, कान में बोल रहे हैं, कान में चूटी काट रहे हैं, कान में किसी चीज को हिला रहे हैं, पैर में हिला रहे हैं, थोड़ा सा भी ये रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि वह पेशेंट डेथ नहीं है, वह कोमा में है या किसी भी कारण से हो। यदि पेशेंट को
ब्रीथिंग आ रहा है, ब्रीथिंग मतलब सांस उनका हल्का ही आ रहा है, सांस फील हो रहा है, तो यानी पेशेंट कोमा में है, क्लिनिकल डेथ नहीं हुआ है। या फिर पेशेंट का हार्ट, कैरोटिड पल्स देखते हैं, पल्स से पेशेंट का हार्ट फील होता है, धीमा फील हो या ज्यादा फील हो, यानी पेशेंट का ब्रीथिंग फील हो रहा है, हार्ट फील हो रहा है, और पेनफुल जो हम उसको माइंड पे, ब्रेन पे जो प्रोसीजर कर रहे हो उसको फील हो रहा है, यानी कि पेशेंट कोमा में है, अनकॉन्शियस है। तो उस तरह के पेशेंट को हम एक रिलैक्स पोजीशन में लेटरल साइड में उसको सुला कर एम्बुलेंस पे हम लोग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें हमको सीपीआर देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि पेशेंट का क्लिनिकल डेथ और कोमा वाले पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट को डायग्नोस जब हम कर लेंगे तो हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं, क्योंकि सीपीआर में क्या है कि तुरंत विद इन मिनट आपको सीपीआर देना है, बेसिक लाइफ सपोर्ट इस्तेमाल करना है, और अनकॉन्शियस वाले पेशेंट को ये सब नहीं करना है, इसको केवल पॉजिटिव कॉज का पता लगाना है और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की दिशा में प्रयास करना है। तो अब मानते हैं कि किसी पेशेंट का हार्ट रेट काम नहीं कर रहा है, कार्डिक अरेस्ट हो गया है, तो उसको सीपीआर बेसिक लाइफ सपोर्ट किए। अब रिस्पिरेशन नहीं कर, देखिए अब देखिए कोई अगर पेशेंट, मानते हैं किसी पेशेंट का हम चेक कर लिए कि उसका जो पल्स नहीं है, कैरोटिड पल्स डाउन है, रिस्पिरेशन जो हम लोग फील करके 3 तरह से रिस्पिरेशन को डायग्नोस कर सकते हैं। किसी पेशेंट का ब्रीथिंग चेक करना है, और सिंपल सा तरीका है ब्रीथिंग चेक करने का, और हार्ट रेट चेक करने का। हार्ट रेट चेक करना है, पल्स चेक करना है, तो 3 तरह का कैरोटिड पल्स में 2 उंगली यहाँ पे रखिए, और यहाँ पे पेशेंट को थोड़ा सा फील कीजिए, फिर यहाँ दबा के फील कीजिए, यहाँ पे दोनों उंगली के बीच में, तीनों उंगली के बीच में यदि आपको फील होता है पल्स तो ठीक है। और यह सब प्रक्रिया हमको विद इन मिनट से करना है, विद इन सेकेंड में करना है, मिनट तो बहुत दूर की बात है। दूसरा चीज है कि ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को कैसे पता, ब्रेथ। अब 2 चीज समझना जरूरी है, यदि किसी पेशेंट का ब्रेथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम देखेंगे क्या, पेशेंट का सीना, लुक मतलब देखना है, पेशेंट का सीना, चेस्ट जो है अप डाउन कर रहा है कि नहीं, तो यानी कि ब्रेथ ले रहा है। अगर इससे भी हमको नहीं फील हो रहा है तो दूसरा मेथड क्या है कि पेशेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाक के पास उंगली लगाकर उसका अपने फिंगर से उसका ईयर पास करे, नाक से सांस आ रहा है, छोड़ रहा है कि सांस ले रहा है, छोड़ रहा है कि नहीं, इसको फील करेंगे। ये भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, हम अपना कान जो है उसके नाक के पास लगाएंगे, और यहाँ ईयर लोब से उसका सांस एक्सपिरेशन और रिस्पिरेशन सुनने का, इंस्पिरेशन और जो है रिस्पिरेशन उसको सुनने का प्रयास करेंगे। यदि यहाँ से भी नहीं आ रहा है, तीनों में किसी से रिस्पिरेशन नहीं आ रहा है, कैरोटिड पल्स नहीं आ रहा है, तो उसको सीपीआर देना स्टार्ट कर देंगे। यदि किसी पेशेंट का पल्स नहीं आ रहा है लेकिन रिस्पिरेशन विद इन मिनट आ रहा है, मतलब कि 10 सेकेंड में 2 बार आ रहा है, तो उस पेशेंट को हम लोग 2 बार केवल ऑक्सीजन देखकर उसको वॉच करेंगे, उसको अब सीपीआर नहीं देंगे। सांस रहेगा, यदि रिस्पिरेशन रहेगा तभी हार्ट रेट रहेगा, हार्ट रेट नहीं रहेगा तो रिस्पिरेशन नहीं रहेगा, इससे दोनों एक दूसरे अटैच है। तो यदि किसी पेशेंट को हार्ट भी नहीं काम कर रहा है और रिस्पिरेशन नहीं है, यानी कि क्लिनिकल उसका डेथ हो चुका है। तो यह चीज हमको समझना जरूरी है, 2 चीज की, कि यदि हार्ट रेट बहुत स्लो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि रिस्पिरेशन हमको फील हो जा रहा है तो हमको केवल 2 ब्रीथ देना है मिनट 10 सेकेंड के लिए, माउथ टू माउथ, या फिर किसी को केवल ब्रीथिंग देना है, सीपीआर नहीं करना है। लेकिन दोनों नहीं मिलने पे सीपीआर करना है। अब सीपीआर करना क्यों जरूरी होता है, तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन में अगर हम लोग विद इन ब्रेन में जो क्या होता है कि ब्रेन में हार्ट से ऑक्सीजन, ब्लड जो क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले जाके कैरी करता है, और ब्रेन को जिंदा रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषण तत्व और ऑक्सीजन चाहिए। यदि सही समय पे पोषण तत्व और ऑक्सीजन विद इन मिनट नहीं मिलेगा तो ब्रेन डेड होने लगता है। तो अब देखिए कि यदि हम तुरंत डायग्नोसिस करके और सीपीआर पेशेंट को नहीं देते हैं तो वह ब्रेन क्या करेगा, पेशेंट का जो ब्रेन है वह ब्रेन इरिवर्सेबल ब्रेन इंजरी में चला जाएगा। मतलब कि उसका ब्रेन जो है जब एक बार डैमेज हो जाएगा तो दोबारा उस ब्रेन का हम लोग रिकवरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सीपीआर देते हैं। सीपीआर देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि यदि पेशेंट का हार्ट और लंग्स नहीं काम कर रहा है तो हार्ट में जो जमा ऑक्सीजन ब्लड है, जो मुंह से हम ऑक्सीजन उसको दे रहे हैं,
वह ब्लड के माध्यम से पंपिंग करके ऑक्सीजन वाला ब्लड और न्यूट्रिशन जो है वह हम पंप के द्वारा ब्रेन तक फेंकवा रहे हैं, कि ब्रेन के पास हम लोग ब्लड लगातार पहुंचा रहे हैं ताकि ब्रेन डेड नहीं हो। ब्रेन जो है इरिवर्सेबल मतलब कि ब्रेन इंजरी में नहीं चला जाए। इरिवर्सेबल मतलब कि जो पेशेंट का रिकवरी नहीं हो सकता, तो उस तरह के ब्रेन इंजरी में ब्रेन नहीं चला जाए, इसके लिए हम लोग सीपीआर देते हैं, ताकि यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उठाकर ब्रेन को फेंकते रहें और ब्रेन उस पोषण तत्व को पूरा करते रहे। सिंपल सा एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि मानते हैं कि कहीं पार्टी हो रहा है, तो पार्टी में 4 दोस्त पार्टी मना रहे हैं या फिर किसी बारात में एकाएक कोई आदमी गिर गया, तो अगर गिर गया तुरंत पेशेंट अगर उसको जज नहीं किया, उसका आदमी जो है मानते हैं कि मेडिको लीगल नहीं है, तो वह नहीं डायग्नोस कर पाएगा कि सीपीआर देना है कि अनकॉन्शियस से वो बेहोश समझ के उसको जाएगा कि चक्कर आ गई है, गैस हो गई है या कुछ हो गई हुई, पानी ना पी हुई, तो उसको लाद उद के ले जाएगा अस्पताल में। यदि अस्पताल में ले जाते समय अगर उसको 5 मिनट का भी समय लगा, 4 मिनट का भी समय लगा, अगर वहाँ पे जाके डॉक्टर सीपीआर स्टार्ट कर दिया तो पेशेंट का हार्ट लंग्स आ भी जाता है यदि, लेकिन 5 मिनट लेट हो गया तो ब्रेन का डैमेज हो जाएगा। विद इन मिनट्स अगर नहीं स्टार्ट होगा तो ब्रेन जब पेशेंट जब रिकवरी पोजीशन में आएगा, जब उसका हार्ट और लंग्स चालू हो गया 5 मिनट बाद अस्पताल में, लेकिन उसका ब्रेन कभी भी फिर से स्टोर नहीं उठाएगा, जो उसका सोचने समझने शक्ति है, और ब्रेन पैरालाइज हो जाएगा और ब्रेन डेड हो जाएगा उसका उतना देर। और जो ब्रेन एक बार डेड हो गया, जो ब्रेन एक बार इरिवर्सिबल पोजीशन में चला, इंजरी में चला गया, तो उस फिर आप ब्रेन को वापस कोई मेडिकल साइंस नहीं ला सकता है, वह पेशेंट को वैसे ही कोमा में रह जाएगा, जिंदगी भर वैसे ही रह जाएगा। तो उसको बचाना जरूरी है, सीपीआर देना भी जरूरी है, डायग्नोस करना भी जरूरी है, और उस पेशेंट को वहां तक पहुंचने नहीं देना है उस पोजीशन में। फोकस यही है, इसीलिए आपको बार बार यह बात बताया जा रहा है वीडियो में, चाहे ये मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर अन मेडिको हो, सबको यह बात जरूरी जानना जरूरी है कि कोमा वाला पेशेंट है कि सीपीआर वाला पेशेंट है। अगर सीपीआर वाला पेशेंट है तो हमको विद इन मिनट देना है। 4 मिनट भी लेट की तो पेशेंट को हम नहीं ला सकते हैं, पेशेंट का हार्ट रेट ला सकते हैं, पेशेंट का लंग्स रिस्पिरेशन ला सकते हैं, लेकिन पेशेंट का ब्रेन को वापस नहीं ला सकते हैं। और उस आदमी का जीवन क्या होगा जिसका ब्रेन डेड हो चुका है, जिसका ब्रेन नहीं काम कर रहा है। तो फोकस इसी बात पे है, इसी बात पे सारा कहानी हो रहा है, बार बार यही बात को दोहराया जा रहा है कि ब्रेन डैमेज नहीं होना चाहिए अनकॉन्शियस पेशेंट को, या फिर मतलब कि जो क्लिनिकल डेथ हो चुका है, विद इन मिनट्स आप चाहें तो एक प्रयास करके उसके ब्रेन को वापस सीपीआर के द्वारा ला सके हैं। सीपीआर प्रक्रिया को आपको बताया जा चुका है। तो यह जो 10 मिनट का जो समय होता है ना, 10 मिनट 5 मिनट, यही एक ऐसा समय है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इतना कहानी या कथा कहने का मतलब यही है कि यही जो 5 से 10 मिनट होता है, जो मरीज के बचने का चांस होता है, जो मरीज को वापस लाने का चांस होता है, जो मरीज के ब्रेन को एक्टिव रखने का चांस होता है। इसीलिए बार बार इसको समझाया जा रहा है कि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में आपके पास कितना भी करोड़ रुपया रखा हुआ है, कितना भी लाख करोड़ अरब रखे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समय के रहते अगर आप उसको यह प्रक्रिया सब कर सकते हो, पेशेंट को सीपीआर दे सकते हो, हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हो, उसका ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचा सकते हो, यह प्रक्रिया काम आएगा, न कि पैसा काम आएगा। तो ये 10 मिनट जो बड़ा क्रूशियस होता है कि मतलब बहुत इमरजेंसी, 10 मिनट ही सारा कहानी फिल्म का है, विद इन 5 मिनट में ही सारा कहानी बन जाता है। कोई भी जवान आदमी हो, डेढ़ मतलब बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जिसको भी यह अटैक आया हुआ है, जिसको भी एमआई का अटैक है, चाहे किसी भी कारण से यदि वह पेशेंट एक्सपेंट हो चुका है, वह गिर चुका है, शॉक में चला गया या अनकॉन्शियस है, यदि वह क्लिनिकल डेथ में पहुंच चुका है, उसका हार्ट लंग्स काम नहीं कर रहा है, तो हम उसके पास मात्र 5 से 10 मिनट समय है। जो करना है इसमें करो, उसके बाद तुम उसको कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं ला सकते हो। यही चीज को ज्यादा फोकस करना है और इसको इसके बारे में समझना है। अब थोड़ा सा अब मिला जुला के अंतिम में हम यही इस पेशेंट के बारे में कहना चाहेंगे कि अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आप 2 तरह से उसको डायग्नोस कीजिए, क्लिनिकल डेथ है कि अनकॉन्शियस पेशेंट है। तो यदि क्लिनिकल डेथ है तो तुरंत उसको रिस्पांस लेना है, तुरंत सीपीआर देना है, बेसिक लाइफ सपोर्ट करना है, एईडी का यूज करना है, एम्बुलेंस को सूचित करना है। यदि आपको अन रिस्पांस वाला एक रिस्पांस पेशेंट उठाता है, पेशेंट का अगर क्लिनिकल डेथ नहीं हो चुका है
यदि पेशेंट से रिस्पॉन्स लेता है, उसका ब्रीथिंग है या फिर कोई भी दो तीनों में से कोई चीज़ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो हम लोग CPR नहीं देंगे, उसको अगर ब्रीथिंग एक दो बार आ रहा है तो ब्रीथिंग देंगे। और जो भी प्रक्रिया है, अगर शुगर लॉस हुआ है तो वह पेशेंट को हम लोग पहले शुगर मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे, शुगर मेंटेन करके उसको, शुगर अगर कम हो गया है तो शुगर वाला मतलब आप क्या बोलते हैं कि चीनी उसको देंगे, शुगर की मात्रा को बॉडी में नियंत्रित करेंगे। और उसके बाद पेशेंट एक कंडीशन में आ जाएगा, थोड़ा सा होश में आने लगेगा, उसको हम लोग तब हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उसका इलाज हम लोग प्रारंभ करवाएंगे। अब जो है डिस्कस करना है ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। किस किस कारण से किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस में किसी को तकलीफ कब होता है, कैसे समझेंगे किसी को सांस में तकलीफ है। तो जिस मरीज को सांस में तकलीफ होगी उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि लगेगा उसका सांस जो है धीमे धीमे आ रहा है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, शॉर्टनेस, शॉर्ट करके सांस ले रहा है। और डिस्पोनिया मतलब कि सांस लेने में दर्द होना, लगेगा सांस ले रहा है तो लिया नहीं जा रहा है, पूरा छाती फट जाएगा, छाती पूरा मतलब कि भारी हो जाएगा उसका। और वह क्या करता है, लगता है कि उसको ईयर भीतर से बाहर से भीतर जो है ईयर नहीं जा रहा है। और यानी कि यह प्रक्रिया तब होगी जब उसका हार्ट और लंग्स दोनों में कोई एक चीज काम नहीं करता है, क्योंकि हार्ट और लंग्स दोनों एक दूसरे से कोलिब्रेट है। हार्ट से ही, लंग्स से ही ऑक्सीजन जाता है हार्ट को, और हार्ट क्या करता है, उसको ब्लड में मिलाकर पूरे शरीर के सेल और टिश्यू तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करता है। यानी कि किसी भी कारण से यदि हार्ट को, लंग्स को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सारा बॉडी का फिजियोलॉजी, सारा बॉडी का कहानी मतलब गड़बड़ा जाएगा। तो इस चीज़ पे फोकस लेना है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग समझ लेंगे कि जिस पेशेंट को सांस लेने का तकलीफ है, जिसको सीना में दर्द रह रहा है, और क्या कर रहा है कि वह लगेगा कि उसको सांस के लिए उसको भूख है, फील्स टू हंगर, खाने के लिए नहीं। जिसको सांस का प्रॉब्लम रहेगा वो लगेगा कि खिड़की के पास जाएगा, कहाँ हम जाके सांस हम कहाँ से ले, कितना हमको सांस का जरूरत है। जैसे लोग को प्यास लगता है, जैसे लोग को भूख लगता है, उससे उसको सांस लेने का भूख रहेगा। और वह जो है सांस जो है घींच घींच कर सांस लेगा, मुंह से लेगा, उसको सांस फूल रहा है, दम फूल रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, यह प्रक्रिया होता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का जो तकलीफ हो रहा है वह किस किस बीमारी के चलते हो रहा है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि किस किस बीमारी में सांस लेने में तकलीफ होती है, कौन कौन ऐसा बीमारी है जिसमें मनुष्य का सांस जो है, ऑक्सीजन जो है कम जाता है, ब्रीथिंग में ऑक्सीजन कम जाता है, उसको समझना जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि किसी को हार्ट में डिजीज है, हार्ट अटैक आया हुआ है, तो हार्ट अटैक वाले भी पेशेंट को जो होता है कि उसका प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन, उसके सांस लेने में तकलीफ होती है। और क्या होता है जब सांस लेने में तकलीफ होगा, हार्ट का जब क्यों होगा, क्योंकि हार्ट का जो मसल से या फिर हार्ट का जो फंक्शन है वह प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। और हार्ट का प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने से क्या होगा कि लंग्स में फ्लूइड जमा होने लगेगा, लंग्स में क्या हो जाएगा, लिक्विड जमा होने लगेगा, जिससे लंग्स का साइज बढ़ जाएगा, लंग्स में इडीमा होने लगेगा, पल्मोनरी इडीमा हो जाएगा, उसको क्या बोलेगा, पल्मोनरी इडीमा डेवलप करेगा। दूसरा क्या कारण हो सकता है, निमोनिया हो गया। किसी चेस्ट में क्या होता है, निमोनिया होता है। निमोनिया में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो चेस्ट के, जो लंग्स के लेयर में होता है। निमोनिया के विषय में आप लोग जानते होंगे, शुरू से ही बच्चा को ज़्यादा निमोनिया होता है तो रिकवरी होता है, लेकिन ओल्ड एज में भी निमोनिया होता है, बहुत सीरियस होता है। तो वो निमोनिया वाले कंडीशन में भी लंग्स के जो होता है सेल और टिश्यू में इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और सांस लेने में तकलीफ होगा उसको। और दूसरा क्या होगा कि किसी को लंग्स का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है तो जो लंग्स के कैंसर वाले पेशेंट को भी सांस लेने का प्रॉब्लम तकलीफ होगा। और जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, COPD है, बहुत दिन से उसके लंग्स में डिजीज है, उसको भी सांस लेने में तकलीफ है। या फिर कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, ज़्यादा दौड़ लिया, देखते हो ना, ज़्यादा सीढ़ी पे चढ़ने पे या दौड़ने पे लगता है कि सांस फूलने लगा, ऑक्सीजन कम शरीर में होने लगा, तो वह चीज़ होता है। मोटापा है, कोई आदमी मोटा हो गया तो मोटा आदमी को बड़ा गत है, उसको सारा बीमारी होता है, उसको सबसे समझता है कि हम मोटा है, बरियार है, तो जितना पतला है उतना ही ठीक है, ठीक है ना। मोटा लोग क्या होगा, चीनी होगा, शुगर होगा, हार्ट का बीमारी होगा, थायराइड होगा, बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो फिट रहना है तो स्लिम रहना है, स्लिम बनो फिट रहो, इस पे काम करना है। तो उसके चलते मोटापा के चलते भी सांस फूलता है, अभी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हो गया। अब देखिए चेंज इन क्लाइमेट, मतलब कि कोई आदमी है, जैसे हम AC में बैठे हुए हैं
और एसी से एकाएक निकल के चले गए डीसी में, मतलब धूप में, तब भी होगा। अब मानते हैं कि आज हम यहाँ पे हैं बिहार में है, बिहार में 2 डिग्री तापमान है, कौन चले गया ऐसा जगह जहाँ पे 40 डिग्री तापमान है, तो जैसे क्लाइमेट चेंज होगा तो सांस का वहाँ भी प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। जहाँ 40 डिग्री से केवल 2 डिग्री में चले एक का एक बिना कुछ अंतराल के, तो इसके चलते भी सांस फूलने की समस्या आ सकती है। फिर एंजाइटी होता है। एंजाइटी मतलब डिप्रेशन। डिप्रेशन वाले पेशेंट में क्या होता है, केवल निगेटिव थिंकिंग आता है, घबराहट होता है, उसको लगेगा कि हमको ये हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारा हार्ट अटैक कर जाएगा, हमको मतलब निगेटिव बात उसके मन में आते रहता है। एंजाइटी बोलते हैं उसको। एंजाइटी मतलब कि उसको नींद नहीं लगेगा, केवल उसको इधर उधर का बात, ज़्यादा बोलना भी पागलपन है। ज़्यादा किसी से बात कर रहा है आदमी, किसी को समझा रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, नॉर्मल आदमी से ज़्यादा बोल रहा है, नॉर्मल आदमी से ज़्यादा बिहेव कर रहा है, ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है। पैनिक डिसऑर्डर होता है। पैनिक डिसऑर्डर में मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी घटना हो चुकी है परिवार में, कोई ऐसा सदमा है उसको जिसके चलते वह सफ़र कर रहा है, उसका ब्रेन का संतुलन अच्छा नहीं है। मानते हैं कि कोई सबसे प्रिय आदमी का डेथ हो चुका है, या फिर ऐसा कोई उसको बिजनेस में कोई घाटा लग चुका है, आर्थिक मंदी हो चुका है, इस तरह का अगर कोई सिम्टम उसको मिल रहा है तो वह पेशेंट हो सकता है कि एंजाइटी का या पैनिक डिसऑर्डर का सफ़र कर रहा होता है। तो एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट को भी क्या होता है कि लगता है उसको ऑक्सीजन चेक कीजिएगा जब पल्स ऑक्सीमीटर से, तो ऑक्सीजन लेवल सही रहेगा, लेकिन कहेगा कि हमको लग रहा है सांस लेने में दिक्कत है। ऐसा मेरे साथ 2-3 पेशेंट हुआ है। 2-3 पेशेंट हैं बाजार के जो अभी यंग हैं, और ये जो कोरोना जब चला हुआ था, जब कोरोना का ज़्यादा इन्फेक्शन था, तो लोग सुन सुन के टीवी पे इतना दिखाता था कि लोग डरा हुआ था। तो बाजार से भी ऐसे बहुत सारे मतलब घटना होता था, कोई कोई आदमी एक्सपायर करता था, उसको लेके किसी किसी लोग में एंजाइटी डेवलप हुआ। मेरे पास ऐसा 2 पेशेंट आया था। तो उसमें एक पेशेंट आया एक दिन, बोला कि फ़ोन से बोला कि हमको बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, लग रहा है सांस ही नहीं जा रहा है भीतर से। तो हम बोले कि देखिए अब तो फ़ोन पे तो लगा कि भाई हो सकता है कोरोना का टाइम है, मे भी। तो हम बोले कि ठीक है, कोरोना उसमें बीत चुका था, कोरोना पूरा पीक पे नहीं था, मतलब रिकवरी फेज में था, लेकिन उसके भीतर जो डर बना हुआ था, जो उसके पास पैनिक अटैक जो हुआ था, उससे वो डरा हुआ था। हम उसको सोचे कि इसको डायग्नोस करेंगे क्या चीज़ का है। हो सकता है कि कोरोना के समय में क्या हो रहा था कि ब्लड में क्लॉट बन रहा था, क्लॉट जाके लंग्स में जो एल्वोलाई में अरे कोरोना के समय में क्यों कम हो जा रहा था ऑक्सीजन लेवल, क्लॉट बन रहा था। कोरोना वायरस क्या कर रहा है कि क्लॉट बना रहा था ब्लड में, क्लॉट जाके क्या हो रहा है लंग्स के एल्वोलाई में चिपक जा रहा था, जिससे एयरवे उसका गैसियस एक्सचेंज जहाँ से होता है ना एल्वोलाई से, तो वहाँ पे लंग्स के क्लॉट बनने के चलते वहाँ पे जाके उस गैसियस एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाता था, जिससे क्या ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो सकता। इसलिए कोरोना के समय में ड्यू टू पल्मोनरी इम्बोलिज्म बोलते हैं, जब कोई भी क्लॉट जब आके लंग्स या फिर हार्ट में, लंग्स में आता है उसको पल्मोनरी इम्बोलिज्म बोलते हैं, और हार्ट में भी मतलब क्लॉट बन रहा था, जिससे भाल्व वगैरह में भी क्लॉट आ रहा था, तो इसलिए ऑक्सीजन कम हो जा रहा था, लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा था, ब्रेन हेमरेज कर जा रहा था, स्ट्रोक, क्योंकि क्लॉट जब ब्लड में सर्कुलेट करेगा तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, यह सब सिम्टम ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा तो वहाँ के वेसल्स में जाके उसको जाम करेगा। तो वो आदमी मेरे पास आया, उसको बुलाया, हम बोले घबराने की बात नहीं, पहले आओ मेरे पास। उसका आया तो पूरा वाइटल हमने चेक किया, वाइटल चेक किया तो देखा बीपी नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है, और ऑक्सीजन भी 100 है। हमने उसको दिखाया कि देखिए आपका ऑक्सीजन 100 है, वह मानने को तैयार नहीं था। फिर कार्डिक मॉनिटर से दिखाया, फिर पल्स बोला कि तो मशीन खराब है, फिर हमने दूसरा कार्डिक मॉनिटर लगाया, 2-3 कार्डिक मॉनिटर लगा के दिखाया, सब में उसका नॉर्मल था। मैंने उसको समझाया, मैं समझ गया कि उसको एंजाइटी का प्रॉब्लम है, वह एंजाइटी अटैक आया हुआ है, वह पेशेंट डरा हुआ है। मैंने उसको समझा कि ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने उसको एंटी डिप्रेशन का दवा दिया और उसको रिलीफ मिला, उसका रेगुलर अभी ट्रीटमेंट अभी 2 महीने से चल रहा है। तो ऐसा ऐसा कंडीशन आता है जिसको डायग्नोस करना जरूरी है। अब मानते हैं एंजाइटी का पेशेंट है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके हम दूसरा इलाज कर रहे हैं, हार्ट अटैक का इलाज करने लगे, तो ये सब चाहे समझने लगे तो इस सबको समझना जरूरी है कि किस तरह का पेशेंट है, उसको उस तरह का ट्रीट करेंगे। अब देखिए पॉल्यूशन के चलते भी जो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। किसी को ज़्यादा पॉल्यूशन है मार्केट में, जैसे यहाँ पर रक्सौल में क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन भी है एटमॉस्फेयर में, और धुआं से भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस तरह के पॉल्यूशन अगर लगातार पेशेंट कोई धूल में जा रहा है, अगर उसका मास्क वगैरह का यूज नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा डस्ट जाने से उसको ब्रेथलेसनेस का शिकायत हो सकता है, ब्रेथलेसनेस सांस लेने की तकलीफ हो सकती है। या फिर टीबी का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है,
तो कैंसर वाले भी पेशेंट को सांस लेने का प्रॉब्लम होता है, मोटापा है, ओबेसिटी है, उसको भी सांस लेने का प्रॉब्लम है, और अदर रिलेटेड ऑर्गन का डिजीज है। मानते हैं कि हमको केवल छाती के इन्फेक्शन से ही सांस नहीं फूलता, यदि हमारा किडनी खराब हो रहा है, किडनी के चलते, हार्ट के चलते, दूसरा मतलब ऑर्गन सेकेंडरी, आप शुरू में ही पढ़ा है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि जो उससे रिलेटेड बीमारी है, और सेकेंडरी डिजीज मतलब कि जो दूसरी ऑर्गन की खराबी के चलते हो रहा है वो सेकेंडरी डिजीज में आएगा। तो जैसे कैंसर हो गया, सेकेंडरी डिजीज हो गया। जैसे मानते हैं किसी का किडनी फेलियर हो गया, लीवर फेलियर हो गया, और उस लीवर फेलियर और किडनी फेलियर के चलते यदि ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो रहा है तो वह सेकेंडरी प्रॉब्लम्स में आएगा। तो अब देखिए, अब मानते हैं कोई एक ज़्यादा ऊंचाई पे चला गया, जैसे आप लोग बद्रीनाथ वगैरह चाहे अमरनाथ वगैरह जाता है लोग, तो पहले उसका मेडिकल कराया जाता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, क्योंकि जैसे ऊंचाई पे आप जाइएगा आपका ब्रीथिंग कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा, और कम ऑक्सीजन के चलते आदमी को सांस लेने का तकलीफ होगा। तो अभी आप लोग समझे कि किस किस बीमारी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की क्रिया आता है। तो आप इसके अनुसार अब डायग्नोज करना पड़ेगा पेशेंट का सिम्टम और लक्षण के अनुसार आप क्या कीजिएगा, पेशेंट को डायग्नोज कीजिएगा कि उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है वह किस तरह का। कोरोना के बाद, कोरोना में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, पोस्ट कोरोना इन्फेक्शन, कोरोना के चलते जो लंग्स डैमेज हुआ है किसी का, उसके चलते बार बार उसको कभी कभी ब्रेथलेसनेस होगा। समटाइम्स ब्रीथिंग शॉर्ट सडनली, मतलब कि कुछ ऐसा भी समय आता है जैसे पेशेंट को पहले से कुछ नहीं है और एकाएक हम बैठे यहाँ पे लगेगा मेरा सांस घूम गया, सांसें नहीं लिया जा रहा है। तो सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज जो होता है सडन में, एक सडन मतलब एक अगर डेवलप करता है तो वह किस चीज में होता है, जैसे किसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भर गया किसी भी कारण से, चाहे ऐसा जगह काम कर रहा है जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पॉइजनिंग, कभी कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग होता है उसको, तो उसके चलते भी सडन जो होता है ब्रेथलेसनेस होगा। हार्ट अटैक का बैठा है पेशेंट को, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया तो क्या हुआ कि उसमें ऑक्सीजन कैरिंग, उसका मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन रुक गया, सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसके चलते ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होगा। ब्रीथिंग डिफिकल्टीज यानी सांस लेने में तकलीफ। किसी का लो ब्लड प्रेशर हो गया, लो ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा, बीपी अगर लो हो जाएगा तब भी सांस लेने में तकलीफ होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि अस्थमा का अटैक एकाएक आ गया, जैसे किसी को अस्थमा है लेकिन एकाएक उसको क्या होगा, अस्थमा का अटैक। अस्थमा में क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्रोंकस ब्रोंक्यूलस होता है ना, वह क्या होता है कि सिकुड़ जाता है अस्थमा वाले पेशेंट। जो एयर जिससे हवा जाता है ब्रोंकस ब्रोंक्यूलस से, वह क्या करता है, वह सिकुड़ जाता है। तो उसमें हम लोग ब्रोंको डायलेटर चलाते हैं। ब्रोंको मतलब कि ब्रोंकस को डायलेट करने वाला को ब्रोंको डायलेटर बोलते हैं। तो अस्थमा वाले पेशेंट को, किसी का कार्डिक फेलियर हो गया, एक हार्ट अटैक आएगा तो कार्डिक फेलियर होगा, कार्डिक फंक्शन अच्छा से काम नहीं करेगा, कार्डिक फंक्शन अच्छा से नहीं काम करेगा तो उसको पल्मोनरी एडिमा डेवलप होगा, लंग्स में एडिमा होगा पानी का। अब एलर्जिक रिएक्शन कोई हो गया, जैसे मानते हैं कि बैठा हुआ है कोई ऐसा रिएक्शन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन एकाएक हो गया, तो उसमें भी दम फूलने लगेगा। कोई चीज़ काट लिया या कुछ चीज़ ऐसा खाया जिससे, जैसे देखते हो ना किसी फिल्म में दिखाता है कि कुछ खाया उससे उसको एलर्जी है तो उसका सांस फूलने लगा, उसके बॉडी में चकत्ता होने लगा। और एलर्जिक रिएक्शन उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इतना खतरनाक होता है कि यदि सही समय पर उसको इलाज नहीं मिले तो आदमी की मौत भी हो सकती है। सब सो रहा है। में भी जो होता है सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। और दूसरा क्या होगा, यदि किसी को पल्मोनरी इम्बोलिज्म डेवलप किया, एकाएक कोई क्लॉट आके पल्मोनरी इम्बोलिज्म, पल्मोनरी मतलब कि लंग्स, इम्बोलिज्म मतलब थक्का, एयर का थक्का या ब्लड का थक्का, ऐसा थक्का जो आके उसके एयरवे को जाम कर रहा है, उस कंडीशन को ब्लड क्लॉट बनता है तभी लंग्स में, तभी जाके पल्मोनरी इम्बोलिज्म डेवलप होता है। वह सीरियस कंडीशन है, उसको भी डायग्नोज करना, उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन करना रहता है, तुरंत मेडिकल का इलाज नहीं होगा अगर उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करोगे। तो अब ये देखना जरूरी है कि वह जो मरीज है वह किस तरह का मरीज है। घर पे हल्का फुल्का जैसे अस्थमा का है तो अस्थमा का दवा दे दिए, पहले से ले रहा है अगर, तो ये सब डायग्नोज करना जरूरी है कि सीरियस है, उसको अस्पताल में ले जाना है, क्या चीज रखना है क्या चीज नहीं रखना है। तो अब बता रहे हैं कि टू टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, दो तरह के ब्रीथिंग प्रॉब्लम होते हैं। सांस लेने में जो तकलीफ होती है वह दो तरह की होती है। एक जो होता है वह प्राइमरी होता है, यानी कि हार्ट और लंग्स से रिलेटेड जो पहले से बीमारी है उसके चलते जो अगर सांस का प्रॉब्लम हुआ, जैसे अस्थमा हो गया। अस्थमा क्या है, प्राइमरी पल्मोनरी डिजीज है।
और दूसरा क्या होगा, निमोनिया हो गया। यानी कि निमोनिया जो होगा लंग्स में, अस्थमा और निमोनिया दोनों लंग्स से हुआ, यानी कि उस ऑर्गेन के चलते ही वह बीमारी हो रहा है, वह प्राइमरी, वह क्या हो गया, प्राइमरी लंग्स, प्राइमरी ब्रेथ मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टीज में आया। और सेकेंडरी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज जो दूसरे अंग के चलते जो डिफिकल्टीज हुआ, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम किसी को हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक आ गया तो फिर बताया कि हार्ट अटैक आ गया तो पल्मोनरी एडिमा डेवलप किया, हार्ट फेल्योर में चला गया। अब किसी का किडनी खराब हुआ, तो किडनी खराब होगा तो क्या होगा, उसका किडनी में उसका वेस्ट प्रोडक्ट का बढ़िया से एक्सक्रीशन नहीं होगा, और वेस्ट प्रोडक्ट बढ़िया से नहीं निकलेगा तो बॉडी के सारे पार्ट में डिपोजिट हो जाएगा, और बॉडी के पार्ट में डिपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, वो उसके बाद सोडियम का अनबैलेंस होगा, तो उसके चलते ब्रेथलेसनेस डेवलप होगा। तीसरा है कि लीवर प्रॉब्लम। लीवर का काम क्या है कि लीवर का बहुत सारा काम है, बाइल का सिक्रीशन करना, और सब बहुत सारा फंक्शन हम बता चुके हैं लीवर का। तो लीवर का जैसे आप लीवर डिजीज जब किसी को हुआ तो लीवर के अगर डिस्फंक्शन से क्या होता है कि पेट में पानी जमा होने लगता है, एसाइटिस बोलते हैं उसको, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड एसाइटिस। तो एसाइटिस डेवलप होगा तो उस एसाइटिस ज्यादा हो जाने के चलते फ्लूइड लेवल उसका बाहर नहीं निकलेगा, इससे डायफ्राम दबेगा और उसके चलते ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होगा। फिर एनीमिया का, जिसको खून का कमी है, जिसको ब्लड में खून का कमी हो चुका है, ब्लड क्या करता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को दिखाता है, किसी बॉडी में ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी कितना अच्छा है, यह आपको हीमोग्लोबिन के चलते ही पता लगता है। तो जब किसी पेशेंट को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा, उस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं। तो जब ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी ही कम हो जाएगा तो सारे भाग में ऑक्सीजन लेट से पहुंचेगा, हार्ट को भी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा, लंग्स को भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एनीमिया डेवलप होगा। तो एनीमिया में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, ठीक है। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी क्या होता है कि सडन ब्रेथलेस ऑफ ब्रेथ होता है। जो अब हम इतना चीज समझ गए किस किस बीमारी में हमको सांस फूलने की समस्या हो सकती है। अब देखिए कि सबसे पहले यदि हमको किसी को सांस फूलने की समस्या है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो आप पेशेंट को डायग्नोस कर लिए हम कि किस तरह का पेशेंट है, हिस्ट्री ले लिए कि पहले से कोई सेकेंडरी प्रॉब्लम के चलते हो रहा है या प्राइमरी प्रॉब्लम के चलते हो रहा है। तो अब हमको इससे बचाव के लिए हर किसी घर में क्या क्या होना चाहिए जिससे हम उस पेशेंट को डायग्नोस करके और उसको सही तरीका पे पहुंचा सकें। तो सबसे पहले हम पेशेंट का वाइटल साइन लेंगे। सब किसी घर में वाइटल साइन लेने का सामान होना चाहिए, जैसे मानते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने का सामान होना चाहिए, पेशेंट को डायग्नोस करना पड़ेगा उसका बीपी लो है कि हाई है। पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, पल्स कैसा है, ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन लो है कि ज़्यादा है। और उसके बाद हर किसी के यहाँ जो पहले से जिसको अस्थमा है या निमोनिया का प्रॉब्लम बार बार जिससे घर में हो रहा है, या फिर ऐसा जगह पे नेबुलाइजर होना चाहिए। नेबुलाइजर यूज करना सबको आना चाहिए। नेबुलाइजर एक सबसे सटीक और आसान शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का जो होता है, ब्रीथिंग जो होता है प्राइमरी ऑर्गन के चलते और प्राइमरी डिजीज के चलते जो हो रहा है, यदि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है तो नेबुलाइजर का एक बहुत ही अहम रोल है। आपको नेबुलाइजेशन करने की प्रक्रिया भी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो नेबुलाइजर में हम लोग आता है दवा बॉडीकॉट और ड्यूलिन करके आता है, या फिर एस्थालीन आता है। यदि मिलाकर हम पेशेंट को नेबुलाइज करें तो पेशेंट को उससे राहत मिल सकता है और तुरंत पेशेंट जो रिकवरी अवस्था में जाता है, सबसे सेफ मेडिसिन है और जल्दी असर करता है। विद इन मिनट्स वो असर स्टार्ट कर देता है और यह क्या करता है, ब्रोंकस को डायलेट कर देता है, जिसके चलते हवा का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का आदान प्रदान अच्छी तरह से होता है। दूसरा क्या है कि हर ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। यदि ऑक्सीजन कम है तो पोर्टेबल हर तरह का ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यह अगर बार बार कोई सिक पेशेंट है, सेकेंडरी इन्फेक्शन का पेशेंट है, या कोई पहले से घर में डिजीज है, तो उसे घर में यह सब होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसको ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करना है, नेबुलाइजर स्टार्ट करके, और फिर उसको अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन देना है। पेशेंट को पोजीशन मेंटेन करना है। ऐसे पेशेंट अगर ज़्यादा मतलब कि सीरियस कंडीशन में नहीं है, माइल्ड कंडीशन में है, तो वह पेशेंट जो है खिड़की के पास से खड़ा हो सकता है, सांस लेने का प्रयास करे, या फिर 2-3-4 पोजीशन है जो वीडियो में हम डाल देंगे, किस किस पोजीशन में रहने से पेशेंट को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, सांस लेने में कैसे उसको फ़ायदा होगा, यह सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और पेशेंट अगर इसके बाद भी रिकवरी नहीं लेता है तो उसको हायर सेंटर पे, मतलब कि हायर हॉस्पिटल में, अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट डायग्नोस कर लेंगे, हल्का फुल्का नहीं है तो उसको हम लोग हायर सेंटर में शिफ्ट करेंगे, पेशेंट को बड़ा अस्पताल में शिफ्ट करेंगे ताकि उचित समय पर उसका अच्छा से और सही इलाज हो सके। तो मेन उद्देश्य है कि सही समय पर सही बीमारी का पता लगे
और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो होता है, ब्रीथिंग जो होता है, किस किस बीमारियों में होता है इसको समझे। और यदि बीमारी इमरजेंसी वाला कोई बीमारी होता है, डायग्नोस होता है, तो उसको हम लोग इमीडिएटली बड़े डॉक्टर से या उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क कर उसका समाधान करें। थैंक यू। चलिए।